हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर फर्स्ट का वीडियो नंबर 21। तो बेटे ये पहले यूनिट का 21वां वीडियो है। और इससे पहले 20 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप पहले यूनिट को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा। और यदि आपके फोन में टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है तो वहां पर आप सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर, वहां भी आपको मिल जाएगा पीडीएफ नोट्स। ठीक है बेटे, हर एक यूनिट के जैसे जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा वैसे वैसे वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स यूनिट वाइज उपलब्ध होते जाएंगे। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है यूनिट नंबर फर्स्ट के एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्नों का भाग नंबर 3। तो बेटे अब तक एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के 2 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं, और आज हमारे पास है वीडियो नंबर 3 जिसमें हम पहले यूनिट के एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे अब तक हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के 18 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और आज हमारे पास है 19वां क्वेश्चन। तो देखते हैं 19वां क्वेश्चन क्या है। यहां लिखता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 19। 19वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 19वें क्वेश्चन में कहा है निम्न में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें बतानी है, कुछ संख्याएं इन्होंने दी हैं और उन संख्याओं में गिनने हैं कि कितने सार्थक अंक हैं। ठीक है, यहां से लिखता हूं मैं आंसर, एक एक पार्ट को लेता जाऊंगा। नंबर फर्स्ट, सबसे पहला पार्ट इन्होंने दिया है 0.0025। इसमें बताने हैं कितने सार्थक अंक हैं। बताओ कितने सार्थक अंक हैं। आपको पता है शुरू के जीरो तो गिनते ही नहीं है हम। सार्थक अंकों में स्टार्टिंग के जीरो नहीं गिनने होते हैं, तो इन 3 जीरो को तो गिनना ही नहीं है। यहां से गिनो आप, 1 2। कितने सार्थक अंक हैं? 2 सार्थक अंक हैं। कितने सार्थक अंक हैं बेटे? 2। एक दिया है इन्होंने, नंबर 2 पे दिया है 208। 208 में बताओ कितने सार्थक अंक हैं। भाई बीच वाले जीरो तो गिने जाते हैं, 1 2 3, 3 सार्थक अंक हैं। नंबर 3 देखते हैं क्या है, 5005। बताओ कितने सार्थक अंक हैं। बीच वाले जीरो बेटे गिनने होते हैं, ध्यान रखना है। यदि अशून्य अंकों के बीच में शून्य आता है तो वो शून्य गिना जाता है सार्थक अंकों की तरह। 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक हैं। कितने सार्थक अंक हैं बेटे? 4। अब देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 पे क्या दिया है। नंबर 4 पे दिया है 126.000। बताओ बाद वाले जीरो सार्थक अंकों में गिने जाते हैं, ये चीज मैंने आपको सिखा रखी है। बाद वाले जीरो, शुरू वाले जीरो ही सार्थक अंकों में नहीं गिने जाते हैं, बाकी बीच वाले जीरो भी गिने जाते हैं और बाद वाले भी। तो 1 2 3 4 5 6, कितने सार्थक अंक हुए? 6 सार्थक अंक। ये था नंबर 4। नंबर 5, नंबर 5 देखते हैं क्या है। नंबर 5 है 500.00, 500.00। बताओ कितने सार्थक अंक हैं। बाद वाले सारे जीरो गिने जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 सार्थक अंक हैं। अब देखते हैं पार्ट नंबर 6। छठे पार्ट में दिया है इन्होंने 2.0034। कितने सार्थक अंक हैं बताओ। बीच वाले जीरो तो गिने जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 सार्थक अंक हैं। तो आपको ध्यान रखना है
सार्थक अंकों की संख्या जब भी गिननी हो तो आपको स्टार्टिंग के जीरो नहीं गिनने हैं बस, बाकी बीच में आने वाले जीरो भी गिनने हैं और लास्ट में आने वाले जीरो भी गिनने हैं। सिर्फ स्टार्टिंग के जीरो नहीं गिने जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, सार्थक अंकों की संख्या गिनते समय दशमलव की तरफ हमें ध्यान नहीं देना चाहिए कि डेसिमल कहाँ है, दशमलव कहाँ है। भाई दशमलव के बारे में तो हमने कोई जिक्र किया ही नहीं यहाँ। ठीक है, ये है 19वां क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न को 3 सार्थक अंकों तक निकटित कीजिए। निम्न को 3 सार्थक अंकों तक, 3 सार्थक अंकों तक निकटित कीजिए, यानी राउंडिंग करनी है। राउंडिंग करनी तो आपको सिखाई है, ठीक है, सिखाई है ना राउंडिंग करनी। चलो आंसर में ही लिख देंगे कौन कौन सी संख्याएं हैं। नंबर 1, सबसे पहले इन्होंने दिया है 34.216, 34.216। यहां तक राउंडिंग करनी है हमें 3 अंकों तक। यदि 3 अंकों तक राउंडिंग करनी है तो आपको देखना है कि जो अंक हम छोड़ रहे हैं वो है 1, 5 से छोटा है। 5 से छोटा है तो रखे गए अंतिम अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यदि यहां तक आप राउंडिंग मारोगे तो ये हो जाएगा 34.2। ठीक है, देखो 3 सार्थक अंकों तक हमने राउंडिंग करी है, 34.2 हमें प्राप्त हुआ है। नंबर 2 पे दे रखा है 10.4107, 10.4107। यहां तक राउंडिंग मारनी है हमें 3 अंकों तक। यदि यहां तक आप राउंडिंग करोगे तो जिस अंक को छोड़ रहे हो वो कितना है बेटे, 1 है, यानी 5 से छोटा है। तो इस रखे गए अंतिम अंक में कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसकी राउंडिंग करोगे तो 10.4 ही आएगा। कितना आएगा, 10.4। नंबर 3 पे आ जाओ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो कर लोगे बेटे एग्जाम में। नंबर 3 है 0.04597। 3 अंकों तक राउंडिंग मारनी है, 3 अंकों तक सार्थक। तो सार्थक अंक तो यहां से स्टार्ट होंगे, तो आपको राउंडिंग यहां तक मारनी है। जब आप यहां तक राउंडिंग मारोगे तो जिस अंक को आप छोड़ रहे हो वो अंक तो बेटे 5 से बड़ा है, 7 है। यदि ये 5 से बड़ा है तो रखे गए अंतिम अंक में 1 इकाई की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 9 का हो जाएगा 10, तो 10 का तो यहाँ 0 आएगा और वो जो हासिल का 1 है वो इधर जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0.0460। समझते हो ना आप, 0.0460 ये आया हमारा आंसर। हमें राउंडिंग 3 अंकों तक करनी थी और हमने जब यहाँ देखा कि जिस अंक को हम छोड़ रहे हैं वो 5 से बड़ा है, 7 5 से बड़ा है और 5 से बड़ा है, तो आप क्या करोगे, इधर 1 इकाई की वृद्धि करी, 9 में 1 इकाई की वृद्धि करी तो 10, 10 का यहाँ 0 आएगा और वो जो हासिल वाला 1 है वो यहाँ जुड़ेगा, तो 60 हो जाएगा। ये 60 कितना हुआ है बेटे, 60। अब आते हैं हम नंबर 4 पर। फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है। फोर्थ पार्ट है 2808। इसकी राउंडिंग करनी है, यहां तक राउंडिंग करनी है 2808। अब देखो इस क्वेश्चन में बच्चों को बहुत डाउट होता है। इस क्वेश्चन को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि यदि हमने यहां तक राउंडिंग कर दी तो जिस अंक को आप छोड़ोगे वो क्या है, 5 से बड़ा है, तो इधर 1 बढ़ा दोगे तो आप इसे 281 लिख के आ जाते हो एग्जाम में। यदि आप एग्जाम में इसे 281 लिख के आओगे तो आपने कोई राउंड फिगर में कन्वर्ट थोड़ा ही किया है। ये तो 2808 का 281 बना दिया आपने, तो ये राउंडिंग तो नहीं हुई है। जिस तरीके से यहाँ हमने अंक छोड़ दिए, यहाँ छोड़ दिए अंक, यहाँ छोड़ दिए, यहाँ नहीं छोड़ सकते हैं हम अंक। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्यों नहीं छोड़ सकते हैं जब वहां छोड़ दिए। वहां अंकों को इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि वे अंक दशमलव के बाद आए हैं। किसके बाद आए हैं, दशमलव के बाद। तो दशमलव के बाद आने वाले अंकों को यदि आप छोड़ते हो तो संख्या पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु दशमलव से पहले यदि अंकों को आप छोड़ देते हो तो संख्या पे तो दुनिया भर का प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है, देखो ये हमारे पास 2808 है,
इसका आपने राउंडिंग यदि इसे छोड़ दिया तो 281 हो जाएगा। तो काहे की राउंडिंग कर रहे हैं हम तो राउंडिंग कर ही नहीं रहे, हम तो निकटन कर ही नहीं रहे, हम तो सन्निकटन कर ही नहीं रहे, हमने तो बहुत अंतर कर दिया दोनों संख्याओं में। तो आपको ध्यान रखना है इस अंक को आप छोड़ नहीं सकते हो, पर यहां तक आप राउंडिंग 3 अंकों तक राउंडिंग मार सकते हो। कैसे? देखो ये 1 कर दिया तो यहाँ बाद में आपको 0 रखना पड़ेगा। छोड़ने का मतलब आप इसे 0 के रूप में रखोगे। बताओ समझ में आती है क्या बात? यदि ये होता आपके पास 6 तो भी आप छोड़ के इधर 1 कर लेते और इधर 0। तो लास्ट का आपको अंक बिल्कुल साफ नहीं करना है, छोड़ने का मतलब उसे 0 रखना है यदि दशमलव के पहले है वो, क्योंकि यहाँ 2808 में दशमलव तो बाद में ही है, जब है नहीं तो बाद में ही होगा। तो इस पार्ट को, चौथे पार्ट को आपको ध्यान से समझना है। तो 2810 लिख कर आना है वहां एग्जाम में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 के ए पार्ट पर आते हैं। 2 पार्ट दिए हैं 21 ए पार्ट। जब N2 और O2 अभिक्रिया द्वारा भिन्न यौगिक बनाते हैं तो निम्न आंकड़े प्राप्त होते हैं। जब N2 यानी डाई नाइट्रोजन व O2 अभिक्रिया द्वारा भिन्न भिन्न लिखते हैं, भिन्न भिन्न यौगिक बनाते हैं तो चौक खत्म होगी भाई। हाँ तो निम्न आंकड़े प्राप्त होते हैं। ठीक है, निम्न आंकड़े कौन से हैं अभी नीचे लिख देंगे हम। यहां एक सेंटेंस और लिखता हूं, ये आंकड़े रासायनिक संयोग के किस नियम के अनुसार हैं? नियम के, यही लिख देता हूं, अनुसार हैं या किस नियम का पालन करते हैं। हमें बताना है इन आंकड़ों को देखकर कि कौन सा नियम फॉलो कर रहे हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, देखो यहां तो लिखूंगा मैं नाइट्रोजन का द्रव्यमान, यहां लिखूंगा ऑक्सीजन का द्रव्यमान। इन्होंने एक सारणी दे रखी है, उस सारणी को बना रहा हूं मैं। नाइट्रोजन का द्रव्यमान दे रखा है 14 14 28 28, यानी 14 ग्राम 28 ग्राम और 28 ग्राम ऐसे दे रखा है। ठीक है, 14 14 28 28 ये तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान है। ऑक्सीजन का है 16 32 32 80, 16 32 ग्राम और 80 ग्राम ये दे रखा है। इन आंकड़ों को देखकर पहचानना है कि कौन से नियम का पालन कर रहे हैं। देखो कुछ बच्चों के समझ में आ गया होगा पहले ही। यहां यदि मैं आपको यूं कह दूं कि आप, चलो यहां से करते हैं, इसे सॉल्व, यहां से सॉल्व करते हैं। देखो इन आंकड़ों को देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ये क्या है 14 14 28 28। आप नाइट्रोजन का द्रव्यमान एक जैसा कर दो हर जगह, इसे भी 2 से गुणा कर दो, इसे भी। यदि 14 ग्राम नाइट्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करती है और यदि यहाँ आपने 2 से गुणा करी तो यहाँ भी आपको 2 से गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ 2 से करी तो यहाँ भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये 14 ग्राम, नाइट्रोजन 14 है, 2 से गुणा करो 28 ग्राम। 14 ग्राम नाइट्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करती है, तो 14 दूनी 28 ग्राम नाइट्रोजन 16 दूनी 32 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करेगी या नहीं। इसी तरीके से यहाँ ये हो जाएगा 14 दूनी 28 और 32 दूनी 64। ये तो 28 है ही, 28 रहने दो और इसे 32 रहने दो, इसे बेटे 28 रहने दो और इसे 80 रहने दो। अब देखो जरा,
मुझे एक बात बताओ, हमने 14 14 28 28 को सबको 28 कर दिया। जब सबको 28 करा और ऑक्सीजन को आपको देखो, ऑक्सीजन के जो द्रव्यमान है वो किससे कटेंगे? 16 से कट जाएगा। 16 दूनी 32, 16 चौक 64, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80। तो अनुपात क्या आया? 2:4:2:5। मतलब कहने की बात यह है, जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान आपस में संयोग करते हैं, जब दो तत्व भिन्न भिन्न तरीके से आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ, देखो एक तत्व नाइट्रोजन का निश्चित द्रव्यमान हमने कर दिया 28 ग्राम, एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ दूसरे तत्व के जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान संयोग करते हैं वे आपस में सरल गुणित अनुपात में होते हैं। देखो 2:4:2:5 सरल अनुपात है। एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ, कौन सा तत्व है? नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन है, एक तत्व के अर्थात नाइट्रोजन के निश्चित द्रव्यमान के साथ दूसरे तत्व अर्थात ऑक्सीजन के जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान संयोग करते हैं वे आपस में एक सरल गुणित अनुपात में होते हैं। ठीक है, और इस नियम को आप क्या कहते हो? गुणित अनुपात का नियम। क्या कहते हो? गुणित अनुपात का नियम। तो यहां लिख देता हूं, चलो आप नीचे लिख लेना। क्योंकि दूसरा तत्व क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो नाइट्रोजन के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं या कर रहे हैं, संयोग कर रहे हैं या करते हैं आपस में कौन? जो ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न द्रव्यमान है, ये आपस में इनका अनुपात निकाल लिया हमने 16 से काट के, 2:4:2:5 आपस में सरल गुणित अनुपात में है, सरल गुणित अनुपात में है। अतः यह गुणित अनुपात के नियम का पालन हो रहा है। गुणित अनुपात के नियम का पालन हो रहा है इस प्रैक्टिकल में या इन आंकड़ों में। ठीक है, तो इन्होंने पूछा था कौन से नियम का पालन हो रहा है, हमने बता दिया कौन से नियम का? गुणित अनुपात के नियम का। ठीक है, सारे नियम आपको सिखा रखे हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, आप ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, यह है बेटे क्वेश्चन नंबर 21 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 21 का बी पार्ट देखते हैं क्या है। रिक्त स्थानों को भरिए। बी पार्ट में दिया है रिक्त स्थानों को भरिए। ये क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान क्या है? सबसे पहला देखते हैं क्या है, यहीं से भर देंगे हम रिक्त स्थान। इन्होंने दिया है 1 किलोमीटर बराबर, फिर दिया है रिक्त स्थान और पूछा है कितने मिलीमीटर होंगे, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, और फिर पूछा है कि इस 1 किलोमीटर में ही कितने पीकोमीटर होंगे। क्या होंगे? पीकोमीटर। एक तो ये दिया है। उसके बाद नंबर दो पे दिया है 1 मिलीग्राम बराबर कितने किलोग्राम, 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, और फिर दिया है कि कितने नैनोग्राम होंगे, कितने नैनोग्राम होंगे। उसके बाद नंबर थर्ड पर दिया है 1 मिलीलीटर में कितने लीटर होंगे, 1 मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं, और
कितने डेसीमीटर क्यूब होते हैं, कितने डेसीमीटर क्यूब। देखो 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है बिल्कुल आपस में। जितना 1 लीटर है उतना ही 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। ये चीज तो हमें न्यूमेरिकल्स में भी आगे भी देखनी पड़ेगी। देखो एक बात बताता हूँ आपको, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर हैं, 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम है, 1 मिलीलीटर में कितने लीटर हैं। इस चीज को सीखने का एक बहुत अच्छा तरीका है जो आपने क्लास 5th में सीखा था, 5वीं कक्षा में आपने ये चीज सीखी थी, जो मैं यहाँ सिखा रहा हूँ आपको। देखो यहाँ मैं लिख रहा हूं किलो, हेक्टो, डेका, और यहां लिख देता हूं लंबाई का मात्रक है तो लिख देता हूं मीटर। फिर उसके बाद लिखेंगे हम डेसी, फिर लिखेंगे सेंटी, और फिर लिखेंगे मिली। ठीक है, तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, यदि इन सब के आगे मीटर लगाना है तो एम लगा दो। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये सब के आगे मीटर लगा दिया। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यदि आप ऊपर से नीचे एक स्टेप चलोगे, एक स्टेप चले हैं तो गुणा करनी है हमें 10 की घात 1 से। और यदि आप चले हैं 2 स्टेप, मान लो आप यहां से यहां आए हैं, तो कितने स्टेप चले हैं, 1 और 1 2, 2 स्टेप यदि आप चलोगे तो आपको गुणा करनी पड़ेगी किससे, 10 की घात 2 से। यदि आपको कोई पूछता है 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं तो आप कहोगे 10 या 10 की घात 1। आपसे किसी ने पूछा 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं तो 10 की घात 1 तो ये है और 10 की घात 1 ये है, 10 की घात 2 यानी 100। 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर होते हैं। और यदि कोई पूछता है 3 स्टेप चलकर कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं तो 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप तो हो जाएंगी 10 की घात 3, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो यदि आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो, ध्यान से समझ लो, यदि आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो तो एक स्टेप का मतलब होता है गुणा होनी है 10 की घात 1 से। 2 स्टेप यदि आप चलोगे तो इसका मतलब है गुणा होनी है 10 की घात 2 से। यदि आप 3 स्टेप चलते हो तो समझ जाओ कि गुणा होनी है 10 की घात 3 से। और यदि आप 4 स्टेप चलते हो तो गुणा होनी है 10 की घात 4 से। और ये जरूरी नहीं है कि स्टेप आप किलोमीटर से ही चलोगे। जैसे किसी ने पूछ लिया 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो कितने स्टेप चले आप, 2 स्टेप चले, 1 और 1 2, यानी 10 की घात 2 यानी 100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 10 की घात 2 का मतलब 100 ही तो होता है, यानी 1 के आगे 2 जीरो। तो आपको ऊपर से नीचे आने में ध्यान रखना है कि जितने स्टेप आपने लिए हैं, चाहे आप स्टेप यहां से शुरू करो, यहां से करो, यहां से करो, यहां से करो, यहां से करो, या सबसे ऊपर से शुरू करो, जितने भी स्टेप आप लेते हो उतने ही 10 की घात आपको लगाकर गुणा करनी है। पर यदि हम इसका उल्टा करें, जस्ट अपोजिट, यानी नीचे से ऊपर जाएं, जैसे किसी ने पूछ लिया, ये पूछ लिया कि 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। जैसे यहाँ आपने मीटर 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 लिखा है, यहाँ ग्राम 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 भी लिख सकते हो, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, और यहाँ बेटे लीटर भी लिख सकते हो, किलो लीटर, हेक्टोलीटर, ठीक है, डेका लीटर, लीटर, डेसी लीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। तो जहां एम लिखा है वहां आप ग्राम भी लिख सकते हो, सबकी जगह क्या लिख सकते हो, ग्राम, सबकी जगह ग्राम लिख सकते हो आप। और लंबाई का मात्रक तो मीटर है और द्रव्यमान का क्या है, ग्राम। और इसी तरीके से आप लीटर भी लिख सकते हो। तीनों भौतिक राशियों के लिए ये टेबल, ये सारणी आपकी इस्तेमाल में आएगी। यदि आप लंबाई को नापते हो तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। यदि आप द्रव्यमान नापते हो तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। और यदि आप नापते हो आयतन या धारिता, लीटर में ही तो नपती है, तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। अब हम बात करते हैं नीचे से ऊपर जाने की। यदि आप एक स्टेप चलोगे ना, चाहे कहीं से कहीं भी चल रहे, जैसे मान लो यहां से यहां चलिए, यदि आप एक स्टेप चलोगे तो आपको गुणा करनी है 1/10 की घात 1 से।
यदि आप चलते हो 2 स्टेप तो आपको गुणा करनी है 1/10 की घात 2 से। और यदि आप चलते हो 3 स्टेप तो आपको गुणा करनी है 1/10 की घात 3 से। यदि आप चलते हो 6 स्टेप तो आपको गुणा करनी है 1/10 की घात 6 से। यदि आप 4 स्टेप चलते हो तो आपको गुणा करनी है 1/10 की घात 4 से। तो यदि आपको कोई पूछता है कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मिलीमीटर में, मान लो किसी ने पूछा 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो कितने स्टेप चले आप, 1 2 3, तो होंगे 1/10 की घात 3, यानी 1/1000। कितने होंगे, 1/1000। 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 1000 ही तो होता है। तो इस टेबल को याद रखना है किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। यदि इस चीज को आप याद रखते हो तो ये रिक्त स्थान आप आसानी से भर लोगे। यह 5th क्लास में आपको ये चीज सिखाई गई थी, 5वीं कक्षा में। देखो, इन्होंने पूछा है 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। ये तो है किलोमीटर और ये है मिलीमीटर। 1 किलोमीटर है, मिलीमीटर है। देखो कितने स्टेप चले, 1 2 3 4 5 और 6। 6 स्टेप चले। तो आप यहां लिखोगे 10 की घात 6, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं तो सीधी गुणा होती है। फिर इन्होंने पूछा है 1 मिलीग्राम में, इसे भी अभी भरेंगे हम, 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। भाई मिली में किलो पूछा है, मिली में किलो पूछा है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो गुणा होगी 1/10 की घात 6 से। अब जब गुणा आप करोगे, 6 स्टेप चले ना, नीचे से ऊपर कितने स्टेप चले, 6, तो आप गुणा करोगे 1/10 की घात 6 से। तो 10 की घात 6 नीचे प्लस की है तो ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ आएगा 10 की घात-6, ठीक है। या फिर आप 1/10 की घात 6 भी लिख सकते हो। 1/10 की घात 6 ना लिख के आप 10 की घात-6 लिख दोगे तो भी सही है, क्योंकि नीचे 10 की घात+6 है, ऊपर जाके तो -6 हो जाएगी। 1 मिलीलीटर में लीटर पूछे हैं भाई, मिली लीटर में क्या पूछे हैं, लीटर। 1 2 3 स्टेप चले, 3 स्टेप चले हैं, तो 1/10 की घात 3, 10 की घात 3 है नीचे तो ऊपर जाके हो जाएगी -3। तो ये खेल तो खत्म हो गया यहाँ से। ये चीज बहुत काम की है, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। आप इनमें मीटर लगा लो, ग्राम लगा लो या लीटर लगा लो, बहुत काम की चीज है, ठीक है। वैसे आपने जो है टीवी में एक प्रोग्राम आता था पहले शाहरुख खान का, क्या आप 5वीं पास से तेज हैं, ये प्रोग्राम था। जैसे प्रोग्राम आता है वो कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन का, ऐसे ही प्रोग्राम आता था क्या आप 5वीं पास से तेज हैं। तो 5वीं तक आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, पर हम सीखते ही नहीं है उन चीजों को। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम क्लास 11th या 12th में सीखते हैं और सोचते हैं कि सर आप भी झूठ बोलते रहते हो हर टाइम, कि 5वीं में आपने पढ़ा था, 6ठी में पढ़ा था, 7वीं में पढ़ा था। आप अपनी किताब उठा के देख सकते हो गणित वाली, उसमें ये सारी बातें आपको मिलेंगी। यही कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 5वीं की किताब में सारी चीजें आप देख सकते हो और आपको पुष्टि हो जाएगी मेरी बात की, ठीक है बेटे। देखो चलो, इन्होंने कहा है कि 1 किलोमीटर में आप पिकोमीटर भी बता दो। 1 किलोमीटर में क्या बता दो, पिकोमीटर। देखो यहां से मैं चलो सॉल्व करता हूं। आपको पता है 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर, तो सबसे पहले किलोमीटर को आप मीटर में बदल लो। और मीटर में बदलने के लिए आप क्या करोगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, देख लो, किलो और मीटर। 1 2 और 3, 3 स्टेप चले, 3 स्टेप चले तो 10 की घात 3, और 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 1000 ही तो होता है। तो मैंने 1 किलोमीटर यहाँ नीचे लिख लिया, जिससे किलोमीटर से किलोमीटर कट जाए, हमने इसे मीटर में बदल लिया। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। अब आपको पता है कि 1 मीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं, 10 की घात 15 होते हैं ना। तो आप लिख सकते हो, यदि आप ऐसे लिखते हो, देखो आप ऐसे लिख सकते हो कि 1 मीटर तो ये लिख दिया, और पिकोमीटर कितने होते हैं, 10 की घात 15। पिको का मतलब होता है माइक्रो, माइक्रो, 10 की घात 12 मीटर। पिको का मतलब होता है माइक्रो, माइक्रो, यानी
10 की घात -6 और 10 की घात -6, 10 की घात -12। यदि कोई आपसे पूछता है ना कि एक एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो एक पिकोमीटर में होते हैं 10 की घात -12 मीटर। तो इसका उल्टा करना, यदि मैं कह दूं कि 1 मीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं, तो आप 10 की घात 12 ही तो लिखोगे। ठीक है, एक पिकोमीटर में यदि 10 की घात -12, एक पिकोमीटर में यदि 10 की घात -12 मीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 10 की घात 12 पिकोमीटर होंगे। तो इसलिए मैंने 1 मीटर में लिखा है 10 की घात 12 पिकोमीटर। यहां लिखना चाहिए मुझे पिकोमीटर। अब ठीक हो गया ना। तो देखो जरा क्या हुआ है। ये हुआ कि ये तो किलोमीटर, 1 किलोमीटर से 1 किलोमीटर गया, ठीक है, और 1 मीटर से, ये मीटर से मीटर चला जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, पिकोमीटर बचेगा सिर्फ मात्रक। और आपके पास 1000 यानी 10 की घात 3 तो ये है, और 10 की घात 12 ये है। कितनी हो जाएंगी, 10 की घात 15। ये हो जाएगा 10 की घात 15 पिकोमीटर। तो यहाँ आ जाएगा 10 की घात 15। कितना आ जाएगा, 10 की घात 15 पिकोमीटर। इसी तरीके से ये सेकंड वाला भी देखते हैं। देखो ये चीज समझ में आनी चाहिए आपके। आप इस तरीके से करो या सीधा कर लो कि किलोमीटर के पहले तो मीटर बना लो, और मीटर के फिर पिकोमीटर बना लो। भाई 1 किलोमीटर दे रखा था ना, 1 किलोमीटर माने 1000 मीटर, ठीक है। अब मीटर के आपने पिकोमीटर बना लिए। इसे आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो 1 किलोमीटर बराबर कितने हो गए, 1000 मीटर, ठीक है। अब 1000 मीटर के आपको यदि पिकोमीटर बनाने हैं, तो आपको गुणा करनी पड़ेगी 10 की घात 12 से। अब ये बन गए आपके पिकोमीटर, और 10 की घात 12 तो ये है, और 3 ये है, 10 की घात 15 पिकोमीटर। ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो आप। यदि ये चीज में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो कि 1 किलोमीटर गुणा करी उसकी किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए, फिर मीटर को पिकोमीटर में बदलने के लिए, आपको यह तरीका शायद ज्यादा आसान लगेगा कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और 1000 मीटर में आप 10 की घात 12 से गुणा कर दोगे तो ये पिकोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हो जाएंगे 10 की घात 15 पिकोमीटर। इसी तरीके से सेकंड को देखो जरा। सेकंड, 1 मिलीग्राम में हमें बताने हैं नैनोग्राम। पहले आप एक काम करो, मिलीग्राम, मिलीग्राम में आप ग्राम निकाल लो। 1 2 3, 10 की घात -3 हो जाएगी, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं। या तो 1/10 की घात 3 लिखो, या 10 की घात -3 लिख दो। तो 1 मिलीग्राम में 10 की घात -3 ग्राम हुए। अब ग्राम को हमें किस में बदलना है, नैनोग्राम में। नैनो का मतलब होता है 10 की घात 9, ठीक है। नैनो का मतलब होता है 10 की घात 9। यदि कोई आपसे पूछता है ना कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 10 की घात -9 मीटर होते हैं। और इसका उल्टा करो, 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होंगे, 10 की घात 9 मीटर होंगे। यदि ये 10 की घात -9 है, तो यहाँ 10 की घात प्लस की 9 आ जाएगी, ठीक है। 1 मीटर में इतने नैनोमीटर, नैनोमीटर। तो यदि 1 नैनोमीटर की बात करें तो 10 की घात -9 मीटर, और 1 मीटर की बात करें तो 10 की घात +9 नैनोमीटर। तो अब ये हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और ग्राम को हमें बदलना है नैनोग्राम में। आप यहाँ मीटर लिख रहे हो, मीटर की जगह ग्राम लिख लो चलो, यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा है। ग्राम, और ये भी हो जाएगा ग्राम। 1 नैनोग्राम का मतलब 10 की घात -9 ग्राम, और 1 ग्राम का मतलब 10 की घात 9 नैनोग्राम, ठीक है। इसलिए बदला है क्योंकि ग्राम का सवाल है। वैसे सवाल चाहे मीटर का हो, चाहे ग्राम का हो, चाहे लीटर का हो, चलेंगे एक ही तरीके से। तो मिलीग्राम में आपने, मिलीग्राम को आपने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब 1 ग्राम में होते हैं 10 की घात 9 नैनोग्राम। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 10 की घात -3, 10 की घात 9 नैनोग्राम। कितने हो जाएंगे बताओ, 10 की घात 6 नैनोग्राम। इतना ही तो बचेगा बेटे। कितना बचेगा, 10 की घात 6। तो यहाँ आप लिख सकते हो 10 की घात 6 नैनोग्राम। अब आ जाओ आप थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट तो सिंपल है।
1 लीटर का मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, तो यहाँ 10 की घात -3 है, तो यहाँ भी 10 की घात -3 ही आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं। एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, ये बहुत काम की चीज है। ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा, और नीचे से ऊपर जाओगे तो क्या होगा। ये 1/10 की घात -10 की घात 1 है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, सीधा 10 की घात -1 लिख दो, इसे सीधा 10 की घात -2 लिख दो, इसे लिख दो 10 की घात -3, और इसे लिख दो 10 की घात -6। ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1/10 की घात 6 ना लिख के आप 10 की घात -6 ही लिख दो। ठीक है, और एक ये संबंध पता होनी चाहिए कि 1 मीटर में होते हैं 10 की घात 12 पिकोमीटर, और 1 ग्राम में होते हैं 10 की घात 9 नैनोग्राम। ठीक है, पीको का मतलब होता है माइक्रो, माइक्रो, और नैनो का मतलब होता है 9। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये था 21वें का बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो ध्यान से, वहां से दिमाग हटाओ अपना। कुछ बच्चे अब भी यहीं देख रहे होंगे कि यार बता, 5वीं क्लास में पढ़ा दिया था और मुझे पता भी नहीं चला कब पढ़ाया। मैं एक बात बताऊं आपको, छठी में पढ़ाया था ये, 5वीं में, छठी में, ये सारी कक्षाओं में आपने पढ़े हैं। ठीक है, देख लेना, यदि आपका कोई छोटा भाई बहन हो, उसकी 5वीं या छठी की मैथ की किताब हो, तो उसमें ये चीजें आपको मिल जाएंगी, सारी सारी चीजें मिलेंगी, 5वीं में भी और छठी में भी, मैथ की बुक में। अब देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। इन्होंने कहा है यदि प्रकाश का वेग, यदि प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड हो तो, मीटर प्रति सेकंड हो तो 2 नैनो सेकंड में प्रकाश कितनी दूरी तय करेगा। 2 नैनो सेकंड में प्रकाश कितनी दूरी तय करेगा। ये प्रकाश जो है किसी आदमी का नाम नहीं है, ध्यान रखियो। वैसे तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो। प्रकाश का मतलब लाइट, जिसके कारण हमें ये दुनिया इतनी रंगीन दिखाई देती है। ठीक है, आप में से कोई बच्चा ऐसा तो नहीं होगा जिसे ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देती है, दुनिया रंगीन दिखाई देती होगी। ठीक है, तो क्यों दिखाई देती है, प्रकाश के कारण। भौतिक विज्ञान में आप पढ़ते हो, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके कारण हम विभिन्न वस्तुओं को देख पाते हैं। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आप तो पता नहीं कैसी कैसी बात करते हो, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। हम तो आंखों के कारण देख पाते हैं वस्तुओं को तो हम आंख को प्रकाश कहते हैं क्या। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि प्रकाश यदि उपस्थित होगा तभी हमारी आंखें काम करेंगी। यदि आपके रूम की लाइट बंद है या रात को आपके कमरे में अंधेरा है, तो आंखें तो तब भी हैं आपकी। क्या आप देख पा रहे हो, नहीं देख पाते हो बिल्कुल भी। तो आंख तभी काम करती है जब प्रकाश की उपस्थिति होती है, और जब प्रकाश नहीं होगा तो आंखें कहाँ से काम करेंगी, नहीं कर सकती काम। ठीक है बेटे, तो देखो चलो, अच्छा ये क्वेश्चन है कि यदि प्रकाश का वेग दिया है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड हो, तो 2 नैनो सेकंड में प्रकाश कितनी दूरी तय करेगा। देखो, इन्होंने जो है वेग दे रखा है, वेग या फिर आप चाल कह दो, प्रकाश की चाल दे रखी है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, ये दे रखी है प्रकाश की चाल, और समय दे रखा है इन्होंने 2 नैनो सेकंड का। यहां लिखता हूं मैं समय, समय 2 नैनो सेकंड, और नैनो सेकंड को आप सेकंड में बदल सकते हो। कैसे, नैनो का मतलब 10 की घात -9, ये हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। देखो, नैनो, 1 नैनो सेकंड में 10 की घात -9 सेकंड होते हैं। ठीक है, देखो 1 नैनोग्राम में 10 की घात -9 ग्राम होते हैं। इसी तरीके से 1 नैनो सेकंड में 10 की घात -9 सेकंड होंगे। अब 2 में कितने हो जाएंगे, 2 से गुणा कर दिया हमने, इतने नैनो सेकंड हुए। तो आपको निकालना है कि कितनी दूरी तय करेगा।
हमें ज्ञात करना है दूरी, कि प्रकाश कितनी दूरी तय करेगा। चाल दे दी, समय दे दिया, दूरी इन्होंने पूछ ली। आपने 10th क्लास में क्वेश्चन करे थे चाल और दूरी के, क्या फार्मूला था? दूरी बराबर चाल गुणा समय, यह फार्मूला पढ़ा था आप। चाल कितनी है? चाल है, यदि चाल 3 गुणा 10 की घात 8। समय कितना है? 2 गुणा 10 की घात -9। ये हो जाएगा 3 दूनी 2 हो जाएगा 6, और 10 की घात 8 है और -9 है। 10 की घात 8 और -9, ये हो जाएगा 6 गुणा 10 की घात -1। या फिर आप इसे लिख सकते हो 10 की घात -1 है तो दशमलव इधर आ जाएगा 0.6। इतने क्या लिखूं बताओ? इतने क्या लिखूं? मीटर। तो इतने मीटर दूरी तय करेगा, 0.6 मीटर। कौन करेगा इतनी दूरी तय? प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश कोई आदमी नहीं है, प्रकाश एक ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश तरंग है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। वैसे भौतिक विज्ञान वाले ज्यादा समझाएंगे इस बारे में कि प्रकाश क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, 23वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 23वां क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया A + B2 = AB2। अभिक्रिया A + B2 = AB2 में क्या बताना है? सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक पहचानना है कि कौन सा है। सीमांत अभिकर्मक बताओ या पहचानो। यदि बहुत सारे इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं देखते हैं। चलो आंसर में ही लिखेंगे हर एक ऑप्शन को, कब कब पहचानना है। इन्होंने कहा ए के 300 परमाणु प्लस बी के 200 अणु। नंबर 1 पे कहा है ए के 300 परमाणु हो और बी के 200 अणु हो। ठीक है, यहां से देखो रिएक्शन हमारे पास क्या है। रिएक्शन है A + B2 = AB2, ये है रिएक्शन। इन्होंने कहा A के तो 300 परमाणु है, ये लिख दिया 300 परमाणु। ये तो परमाणु ही तो है, और कितने हैं? 300। B के 200 अणु, B के हैं 200 अणु। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो अणु ही है और ये परमाणु है। मुझे एक बात बताओ बेटे कि A का 1 मोल ही तो है, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन करता है, तब इसका 1 मोल बनता है AB2 का। तो इसके 300 परमाणु इसके 300 अणुओं से रिएक्शन करने चाहिए, पर इसके तो 300 अणु है ही नहीं। यहाँ तो इसके विचारे के कितने अणु हैं? 200 ही अणु हैं केवल। तो इसके 200 अणु इसके 200 परमाणुओं के साथ ही रिएक्शन करेंगे। इस चीज को समझ लो ध्यान से। इसके 200 अणु इसके 200 परमाणुओं के साथ ही रिएक्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। एक एक के साथ रिएक्शन करता है तो 2 2 के साथ, और 200 200 के साथ। 200 है तो 200 के साथ रिएक्शन करेंगे। बर्तन में कौन बचा रह जाएगा? ए। कितना बचा रह जाएगा? 100 परमाणु बचे रह जाएंगे। और पूर्ण रूप से प्रयुक्त कौन सा हो जाएगा? बी। जब बी पूर्ण रूप से इस्तेमाल हो जाएगा, प्रयुक्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में पहले खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाता है, उसे ही तो कहते हैं सीमांत अभिकर्मक। तो इसमें सीमांत अभिकर्मक क्या होगा? बी होगा, क्योंकि बी के 200 अणु खत्म हो जाएंगे इसके 200 परमाणुओं के साथ रिएक्शन करके, और यहां बचेगा 100 परमाणु बचेंगे ए के। तो आप लिखोगे, यहां लिख लेते हैं, चूंकि आप नीचे लिख लेना, मैं इधर लिख रहा हूं, चूंकि बी पूर्ण रूप से
पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाएगा। जबकि ए के कितने परमाणु बचेंगे? 200 से 200 ने रिएक्शन करी, 100 बचे। जबकि ए के 100 परमाणु बचेंगे। ए के कितने परमाणु बचेंगे? 100। इसलिए बी खत्म हुआ है, तो बी को मैं कहूंगा, बी क्या है? सीमांत अभिकर्मक। तो सीमांत अभिकर्मक कौन है? सीमांत अभिकर्मक है बी। ठीक है बेटे, सीमांत अभिकर्मक कौन है? बी है। ये तो हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं इसके बाद क्या है। सेकंड पार्ट में कहा है 2 मोल ए 3 मोल बी। 2 मोल तो ए के लिए हैं और 3 मोल लिए हैं बी के। रिएक्शन है ए प्लस बी टू इज इक्वल टू ए बी टू। इसके तो 2 मोल हैं, इसके 3 मोल हैं। अब बताओ मुझे एक बात, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन करता है, तो इसके 2 मोल इसके 2 मोल से रिएक्शन करेंगे, इसका 1 मोल बच जाएगा। खत्म कौन होगा पहले? ए। जब ए पहले खत्म हो जाएगा तो ए ही सीमांत अभिकर्मक है। तो यहां लिखेंगे हम, चूंकि ए के 2 मोल बी के 2 मोल से अभिक्रिया करने पर, 2 मोल थे ना, अभिक्रिया करने पर पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाएंगे। ऐसे लिख दो, हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या ए ही तो खत्म होगा पहले, इसलिए ए क्या है? सीमांत अभिकर्मक। ए क्या है बेटे? सीमांत अभिकर्मक ए है। इस केस में सीमांत अभिकर्मक क्या है? ए। केस नंबर 3 देखते हैं क्या है। थर्ड केस, थर्ड में कहा है ए के 100 परमाणु और बी के 100 अणु। ए के 100 परमाणु लो, प्लस करके लिखता हूं, प्लस बी के 100 अणु लो, 100 अणु। देखते हैं ऐसे केस में क्या होगा। रिएक्शन है ए प्लस बी टू इज इक्वल टू ए बी टू। इसके 100 परमाणु हैं और इसके 100 अणु हैं, तो ये तो बिल्कुल बराबर बैठेगा हिसाब। इसका 1 परमाणु इसके 1 अणु से रिएक्शन करता है, तो 2 परमाणु 2 से करेंगे, 100 परमाणु 100 से करेंगे। ठीक है, यहां लिखेंगे चूंकि बर्तन में जो अभिक्रिया पात्र है, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। ये चीजें आपको नीचे लिखनी है। मेरे पास तो जगह कम है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं, नहीं तो मुझे नीचे लिखनी चाहिए थी। क्योंकि बर्तन में कुछ भी शेष नहीं बचेगा, इसलिए कोई भी सीमांत अभिकर्मक नहीं होगा। ठीक है बेटे, इन दोनों में से कोई सा भी सीमांत अभिकर्मक नहीं है। दोनों में से कोई सा भी सीमांत अभिकर्मक नहीं है, क्योंकि दोनों पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। नंबर 4, चौथा देखते हैं इसका पार्ट। कई सारे पार्ट इन्होंने दे रखे हैं। ए के 5 मोल, बी के 2.5 मोल। ए के 5 मोल हैं प्लस बी के हैं 2.5 मोल। अब बताओ, इसे तो बिना समीकरण लिखे ही कर लोगे। इसके 5 हैं, इसके 2.5 हैं, तो बी के 2.5 ए के 2.5 मोल से रिएक्शन करेंगे और ए के 2.5 मोल बर्तन में बचे रह जाएंगे। तो खत्म कौन हुआ है? बी पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा।
और जब बी पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, पूर्ण रूप से प्रयुक्त हो जाएगा, तो हम कहेंगे बी ही सीमांत अभिकर्मक है। इसके 2.5 मोल इसके 2.5 मोल से रिएक्शन कर जाएंगे, 2.5 तो इसके बचेंगे ना। तो आप लिख सकते हो, समीकरण लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखना चाहो तो लिख दो, क्योंकि बी के 2.5 मोल या 2.5 मोल ए के 2.5 मोल से अभिक्रिया करके पूर्णतः समाप्त या प्रयुक्त लिख दो, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए सीमांत अभिकर्मक कौन होगा? इसलिए सीमांत अभिकर्मक जो समाप्त हुआ है वो ही होगा। कौन हुआ है समाप्त? ए। सीमांत अभिकर्मक ए होगा, तो ए होगा यहाँ सीमांत अभिकर्मक। ठीक है, नंबर 5 देखते हैं, 5वां पार्ट क्या है। 5वां दिया है ए के 2.5 मोल, बी के 5 मोल। ए के 2.5 मोल हैं प्लस बी के 5 मोल हैं। बताओ अब क्या होगा? इसका उल्टा होगा, इसके 2.5 मोल इसके 2.5 मोल से रिएक्शन करके समाप्त हो जाएंगे पूर्ण रूप से, और जब समाप्त हो जाएंगे तो यहाँ सीमांत अभिकर्मक कौन होगा? ए। तो यहाँ लिखोगे चूंकि ए के 2.5 मोल बी के 2.5 मोल से अभिक्रिया करके समाप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए ए बराबर क्या होगा? सीमांत अभिकर्मक। तो यहाँ सीमांत अभिकर्मक कौन होगा? ए। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो आपको कितने केस दिए थे इन्होंने? 1 2 3 4 5। हर एक केस में आपको पहचानना था कि सीमांत अभिकर्मक कौन सा है। आप ऐसे पहचानोगे कि कौन सा है सीमांत अभिकर्मक, जो पहले खत्म होता है वही सीमांत अभिकर्मक होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन देखते हैं। फिर ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखो। क्वेश्चन नंबर 24, 24वां क्वेश्चन। N2 plus 3H2 is equal to 2NH3. N2 plus 3H2 is equal to 2NH3। अमोनिया बनाने की हैबर विधि है। अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में क्या बताना है? नंबर 1, यही लिख देता हूं। नंबर 1, सबसे पहले क्या बताना है? यदि 2 गुणा 10 की घात 3 ग्राम नाइट्रोजन, यदि 2 गुणा 10 की घात 3 ग्राम डाई नाइट्रोजन, या N2 लिख दो, 1 गुणा 10 की घात 3 ग्राम H2 के साथ, 1 गुणा 10 की घात 3 ग्राम डाई हाइड्रोजन के साथ, 7 तो यहीं आ जाएगा, के साथ अभिक्रिया करती है, तो प्राप्त NH3 का द्रव्यमान बताइए। अभिक्रिया करती है तो प्राप्त NH3 यानी अमोनिया का द्रव्यमान बताइए। तो हमें बताना है कि अमोनिया कितनी बनेगी। बता देंगे, कोई बात नहीं। नंबर 2 में पूछा है दोनों में से कौन शेष बचेगा। यही लिख देता हूं नंबर 2, दोनों में से कौन शेष बचेगा। दोनों में से कौन शेष बचेगा, एक बात ये पूछी है, और तीसरे नंबर पे पूछी है यदि हाँ तो कितना बचेगा।
सारी चीज पूछ लो बस। यदि हाँ तो कितना बचेगा, कितना बचेगा। यूं भी पूछा है कि कितनी अमोनिया बनेगी, पहले तो यूं बताओ, और फिर यूं बताओ कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से कोई सा बचेगा या नहीं बचेगा, और यदि बचेगा तो कितने ग्राम बचेगा। ये सारी बातें पूछी हैं तो बता देंगे हम, कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, आपको खतरनाक लग रहा होगा कुछ बच्चों को, पर अब खतरनाक नहीं लगेगा जब मैं इसे सॉल्व कराऊंगा। रिएक्शन है हमारे पास N2 प्लस, थोड़ा दूर लिखता हूं, 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। ये है रिएक्शन। इस रिएक्शन में आप एक काम करो, पहले रस समीकरण नीति तो आपको नजर आ रही होगी, हाँ, क्योंकि समीकरण संतुलित है। देखो, 2 नाइट्रोजन 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 2 तिया 6 हाइड्रोजन। समीकरण संतुलित है तो रस समीकरण नीति हमें नजर आ रही है। इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्शन करके इसके 2 मोल बनते हैं। अब इसका आप मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हो, इसका भार या द्रव्यमान निकाल लो। 2 है नाइट्रोजन 14 वाले, और 14 दूनी 28, 28 ग्राम नाइट्रोजन। 1 मोल नाइट्रोजन का मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन। ये 3 है हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं। परमाणु भार कितना होता है हाइड्रोजन परमाणु का, 1, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6 ग्राम। इसका मतलब यह है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से क्रिया करती है। और 2 बड़ा ब्रैकेट नाइट्रोजन का होता है 14, 3 है हाइड्रोजन का होता है 1, 14 और 3 17 दूनी 34। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब यह है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है तो 34 ग्राम अमोनिया बनती है। कितने ग्राम? 34 ग्राम। ठीक है बेटे। और इन्होंने कितना दिया है हमें, यहां लिख लूं, चलो, दिया है, दिया है। क्या दिया है? नाइट्रोजन कितना दिया है? 2 गुना 10 की घात 3 ग्राम, यानी 2000 ग्राम। ये तो दिया है 2000 ग्राम। और हाइड्रोजन दिया है 1 गुना 10 की घात 3 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये पूरे पूरे रिएक्शन कर जाएंगे? नहीं करने के। इनमें से कोई सा एक सीमांत अभिकर्मक होगा, एक खत्म हो जाएगा, दूसरा बचा रह जाएगा। जब भी तो उन्होंने सवाल में पूछा है कि कोई सा बचेगा क्या, और यदि बचेगा तो कितना बचेगा, यही तो पूछा है। तो ये दोनों में से पूरा पूरा रिएक्शन नहीं होगा, कोई बचेगा। देखो, इसके 28 ग्राम इसके 6 ग्राम से रिएक्शन करते हैं। 28 ग्राम किसने से? 6 ग्राम से। तो यहां लिख लेता हूं, चलो मैं, चूंकि 28 ग्राम नाइट्रोजन अभिक्रिया करती है, 28 ग्राम नाइट्रोजन अभिक्रिया करती है 6 ग्राम हाइड्रोजन से। 6 ग्राम हाइड्रोजन से ही तो करती है। इसलिए यदि मैं कह दूं 1 ग्राम, तो 1 ग्राम नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन से क्रिया करेगी? 6/28 ग्राम से। ठीक है। और इन्होंने कितना दिया है? 2000 ग्राम। तो आप यहां लिखोगे 2000 ग्राम नाइट्रोजन अभिक्रिया करती है। 6/28 गुणा क्या लिख दोगे? 2000, इतने ग्राम हाइड्रोजन से। और 6/28 गुणा 2000 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 428.57। 428.57 आ जाएगा। इसे हल कर लेना, 2 से कटता चला जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, ये 28 और 2000 4 से कट जाएगा, तो इन्हें काटते चले जाओ, जब कटना बंद हो जाए तो भाग कर दो। इतने ग्राम हाइड्रोजन से। अब मुझे एक बात बताओ, 2000 ग्राम है, रिएक्शन 428.57 ग्राम। देखो, ये तो 1000 ग्राम है। 1000 ग्राम हाइड्रोजन में से केवल इतनी ही इस्तेमाल होगी, बाकी हाइड्रोजन बची रह जाएगी। जब बची रह जाएगी और ये हो जाएगा पूर्ण रूप से समाप्त, तो इसका मतलब नाइट्रोजन तो सीमांत अभिकर्मक है और हाइड्रोजन बचा है। इन्होंने पूछा था ना, नंबर 2 में पूछा था, दोनों में से कौन शेष बचेगा? कौन बचेगा? हाइड्रोजन। और कितना बचेगा? 1000 ग्राम लिया था
428.57 ग्राम इस्तेमाल हो गया, तो बचा कितना, इसमें से इसे घटा दो, इतना बचा। अब इन्होंने पहले पार्ट में तो यूं पूछा था कि यूं बताओ अमोनिया कितनी बनेगी, तो पहला पार्ट ही सॉल्व कर लो ना आप पहले। मुझे यूं बताओ बेटे कि 28 ग्राम नाइट्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया बनती है। क्योंकि 28 ग्राम नाइट्रोजन से बनी अमोनिया बराबर 34 ग्राम। 28 ग्राम से 34 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम नाइट्रोजन से बनी अमोनिया 1 ग्राम से कितनी बनेगी, 34/28। और हमने कितने ग्राम यूज किया है नाइट्रोजन, कितना यूज किया है बताओ, 2000 ग्राम। 2000 का 2000 लग गया ना, सीमांत अभिकर्मक है, इसलिए 2000 ग्राम नाइट्रोजन से बनी अमोनिया कितनी हो जाएगी, 34/28 गुणा 2000। कैलकुलेट कर लोगे, 2 से काटते चले जाओ, 4 से काटते चले जाओ, तो ये आ जाएगा 2428.57। ये आ जाएगा 2428.57 ग्राम अमोनिया। एक तो आंसर ये आ गया हमारा, पहला आंसर आया 2428, यानी 2428.57 ग्राम अमोनिया हमारी बनेगी। इसे कैलकुलेट कर लेना। ये 4 से और ये 4 से कटता चला जाएगा, जहां 4 से कटे 4 से काटो, 2 से काटो, जब कटने बंद हो जाएं तो आप ऊपर की गुणा करके नीचे वाली संख्या से भाग कर दो। सेकंड पार्ट में क्या पूछा था बताओ, सेकंड पार्ट में पूछा था दोनों में से कौन शेष बचेगा, बताओ। 2000 ग्राम था हमारा नाइट्रोजन, पूरा इस्तेमाल हो गया। हाइड्रोजन 1000 ग्राम में से 428.57 ग्राम यूज हुआ, तो कौन सा बचा, तो शेष कौन बचेगा, शेष हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बचेगा शेष। नंबर थर्ड। तीसरा क्या था, यदि हाँ तो कितना बचेगा, तो हम लिख देते हैं शेष हाइड्रोजन पता क्या है, कितना लिया था, 1000 ग्राम लिया था, कितना लिया था 1000 ग्राम, माइनस कितना इस्तेमाल हुआ, 428.57 ग्राम, इतना इस्तेमाल हुआ। तो जब आप 1000.00 में से 428.57 ग्राम घटाओगे तो ये आ जाएगा 571.43 ग्राम, 571.43 ग्राम। एक आंसर ये आ गया, एक ये आ गया। ठीक है, इस तरह करना है ये क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ध्यान रखना आपको। स्क्रीनशॉट लो अच्छा जल्दी से, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, इन्होंने कहा है 0.5 मोल Na2CO3, 0.5 मोल Na2CO3 तथा 0.50 m, 0 दे रखा है, तथा 0.50 m Na2CO3 में क्या अंतर है। अंतर तो है ही बेटे, क्या अंतर है देखो मैं बताऊंगा। ये तो दे रखा है हमें सोडियम कार्बोनेट का आधा मोल, और ये दे रखा है सोडियम कार्बोनेट का आधा मोल 1 लीटर विलियन में घुला हुआ है। मोलरता दे रखी है ना, यहां से लिखते हैं आंसर। 0.50 का मतलब आधा मोल। देखो यदि आपको कोई कहता है 0.50 मोल Na2CO3 का क्या मतलब है, तो आपको कहना चाहिए कि आप इसका निकाल लो। क्या निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे हम अणुभार या मोलर द्रव्यमान। भाई 0.50 को तो रहने दो, और इसका निकाल लो मोलर द्रव्यमान। 2 हैं सोडियम 23 वाले, 1 कार्बन 12 वाला है, 3 ऑक्सीजन 16 वाले हैं। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो 0.5 तो ये है ही, गुणा ये आ जाएगा आपका
23 दूनी 46, 16 दूनी 32 और 12, ये आ जाएगा 106। ठीक है, 106 का आधा, 0.5 का मतलब आधा ही तो होता है। 0.5 लिखो या 0.50 लिखो, चलो जीरो लिख देता हूँ। 0.50 है 0.5, आधा। 106 का आधा, 1/2 भी तो लिख सकते हो ना इसे। 106 का आधा कितना होता है? 100 का आधा तो 50 और 6 का आधा 3, 53। इसका मतलब है कि 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। यहां लिख देता हूं नीचे। अतः 0.50 मोल सोडियम कार्बोनेट का क्या मतलब है? इसका मतलब है 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। ये तो है इसका मतलब, 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। ये तो था फर्स्ट पार्ट। और सेकंड में इन्होंने पूछा था 0.50 m Na2CO3। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है भाई 0.50 मोल सोडियम कार्बोनेट घुले हैं किसके अंदर? 1 लीटर विलियन के अंदर। मोलरता का मतलब होता है मोल प्रति लीटर। और आधा मोल सोडियम कार्बोनेट हमने निकाल लिया, 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। तो इसका मतलब हुआ कि 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट 1 लीटर विलियन में 1 लीटर विलियन में घुला है। दोनों का अलग अलग मतलब है भाई। आधा मोल सोडियम कार्बोनेट का मतलब है 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, और आधा एम सोडियम कार्बोनेट का मतलब है 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट 1 लीटर विलियन में घुला है। कितने में? 1 लीटर विलियन में घुला है। तो दोनों बातों के ये मतलब हैं अलग अलग। एक में तो मोल दे रखे हैं और एक में दे रखी है मोलरता, यानी मोल प्रति लीटर। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ। चलो अच्छा, 26वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि हाइड्रोजन के 10 आयतन ऑक्सीजन के 5 आयतनों के साथ अभिक्रिया करें, यदि डाई हाइड्रोजन के 10 आयतन 10 आयतन डाई ऑक्सीजन के 5 आयतनों के साथ अभिक्रिया करें तो जल वाष्प के कितने आयतन प्राप्त होंगे? जल वाष्प के कितने आयतन प्राप्त होंगे? इन्होंने पूछा है कि जल वाष्प के कितने आयतन बनेंगे। आयतन का मतलब आप मिलीलीटर भी कह सकते हो, लीटर भी कह सकते हो। आयतन का मतलब आप एक जैसा मात्रक रखोगे। देखो रिएक्शन आपको पता है, 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। यही तो होता है रिएक्शन। मतलब इसके 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन करते हैं तो इसके 2 मोल बनते हैं। अब आप यूं भी कह सकते हो, यदि तीनों गैसीय अवस्था में इसके 2 आयतन इसके 1 आयतन से रिएक्शन करके इसके 2 आयतन बनाते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि इसके 2 आयतन इसके 1 आयतन से क्रिया करेंगे तो जल वाष्प के 2 आयतन बनेंगे। और इन्होंने कहा है कि हाइड्रोजन के तो 10 आयतन और इसके 5 आयतन, तो इसके कितने बनेंगे? देखो 2 का आधा 1, 10 का आधा 5। इसके 2 आयतन लग रहे हैं तो 2 बनते हैं, इसके 10 लग रहे हैं तो कितने बनेंगे? 10 आयतन। यानी यदि आपने 2 लीटर हाइड्रोजन 1 लीटर ऑक्सीजन बर्तन में लिया तो दोनों पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे और 2 लीटर जलवाष्प आपको मिलेगी। यदि आपने बर्तन में 10 लीटर तो लिया हाइड्रोजन और 5 लीटर लिया ऑक्सीजन, दोनों पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे, कोई सा भी सीमांत अभिकर्मक नहीं होगा और आपको 10 लीटर जलवाष्प प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये है, यहां लिख दूं मैं इधर। अतः प्राप्त जल वाष्प बराबर 10 आयतन।
10 आयतन जलवाष्प हमें प्राप्त होगी, ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न को मूल मात्रकों में परिवर्तित कीजिए। निम्नलिखित लिख रखा है, मैं निम्न लिख दूं। निम्न को मूल मात्रकों में परिवर्तित कीजिए। हमें मूल मात्रकों में बदलना है। कुछ भौतिक राशियां इन्होंने दी हैं, जैसे नंबर 1 पे दिया है इन्होंने 28.7 पिकोमीटर। पिकोमीटर को आपको बदलना पड़ेगा मीटर में। मूल मात्रकों में लंबाई का मूल मात्रक होता है मीटर। मूल मात्रक मैंने पढ़ाए थे ना, मूल मात्रक मूल राशियां। तो यदि आप पिकोमीटर को इस 28.7 पिकोमीटर को मीटर में बदलना चाहते हो, तो पिकोमीटर का मतलब 10 की घात -12 मीटर, इतने मीटर। और यदि आपको इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखना ही है तो दशमलव को यहाँ ले जाओ, ये हो जाएगा 2.87 गुणा 10 की घात -12 थी, एक इधर प्लस की चली गई घात, तो ये हो जाएगी -11, इतने मीटर। ठीक है, 2.87 गुणा 10 की घात -11 मीटर। सेकंड देखो क्या है। सेकंड दिया है इन्होंने 15.15 माइक्रो सेकंड। तो माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6, तो 15.15 गुणा 10 की घात -6 सेकंड। या तो यही आंसर दो, नहीं तो इस दशमलव को यहां ले जाओ, ये हो जाएगा 1.515 गुणा 10 की घात कितनी रह जाएगी -5, ये हो जाएगा सेकंड। ठीक है, ये आ गया आंसर आपका दूसरा। तीसरा इन्होंने दिया है, तीसरा दिया है 25,365 इतने mg यानी मिलीग्राम। मिलीग्राम को आपको ग्राम में बदलना है। मिलीग्राम को किस में बदलना है? ग्राम में। पहले तो आप इसे ग्राम में बदल लो। वैसे तो पर मूल मात्रक, भार का, द्रव्यमान का मूल मात्रक जो है ग्राम तो होता नहीं है, क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम होता है ना, तो किलोग्राम में बदलना है। मिलीग्राम को किलोग्राम में जब आप बदलोगे तो आपको 6 स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा। कितने स्टेप? 6। तो मैं लिखूंगा 25,365, 25,365 गुणा 10 की घात -6 1 किलोग्राम, और 10 की घात -6 दशमलव को आप यहाँ ले आओ, 1 2 3 4, तो 4 अंक प्लस में जाएगा, तो माइनस के 6 हैं और प्लस के 4 हैं, तो कितने बचेंगे? माइनस के 2। 2.5365 गुणा 10 की घात -2 किलोग्राम। क्योंकि मूल मात्रक ग्राम नहीं होता, किलोग्राम होता है, इसलिए हमने किलोग्राम में बदला है। इन्होंने कहा है मूल मात्रकों में परिवर्तित करने के लिए। भाई, लंबाई का मूल मात्रक होता है मीटर, समय का मूल मात्रक होता है सेकंड, और द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है किलोग्राम। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, या MKS पद्धति तो पता है आपको, MKS, लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, और समय सेकंड में। इसलिए हमने किलोग्राम में बदला है, क्योंकि द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम होता है। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। आज के जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं एक्सरसाइज के, कितने क्वेश्चन किए हैं आज हमने? आज हमने करे हैं 27 क्वेश्चन, और कल हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस आपको जैसे ही हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, उसी दिन आपको, उससे पहले ही दिन, बहुत पहले आपको मिल जाएगा क्या? PDF नोट्स मिल जाएंगे, लिंक जो दिया गया है। और आपको उसके बाद क्वेश्चन बैंक या फिर रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस करनी है एक्सरसाइज की या छोटे छोटे क्वेश्चन की। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।